हेलो मेरे प्यारे बच्चे, क्या हाल चाल समाचार? बढ़िया एकदम। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट में पार्ट 2 की, जो कि बेस है पूरा फेजर और फेजर डायग्राम पे, जिसमें बात होगी एलसीआर सीरीज सर्किट की, एलसी की, सीआर की, एलसी सीरीज सर्किट की। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें होंगी। तो अगर इसके क्वेश्चन करने आए हो तो कम से कम फॉर्मूला शीट निकाल के रखो। अगर इस समय कर रहे हो बेटा तो फॉर्मूला शीट कहीं ना कहीं बनी होगी। नहीं बनी है तुम्हारे पास तो जाओ, अभी इसको वीडियो को रोक दो। और रोकने का मतलब खत्म मत कर देना भाई, है ना? यार क्या करोगे खत्म करके, हम भी तो बना रहे हैं। तो नहीं की है तो बस मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, नहीं तो मेरी ही चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो तुम चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना हो कर चुके होगे तो अच्छी बात है, नहीं किया हुआ है तो आपके ऊपर है, करने का मन हो तो कर लेना, नहीं तो क्या करोगे, प्लेलिस्ट पे जाना और वहां पे अल्टरनेटिंग करंट डाल देना। अल्टरनेटिंग करंट में आपको 2-3 वीडियो दिख जाएंगी, उसमें जो वन शॉट होगी वो आप कवर कर लेना। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना भैया, 1 मिनट टाइम वेस्ट हो चुका है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब हम लोग आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कम से कम बातें करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, अगर बातें ही करते रहे तो यही वीडियो हमारी 2 घंटे की चली जाएगी। तुमको लगे बहुत पढ़ा दिया हमने, पढ़ाता हर टीचर बेटा उतना ही। ये ना सोचना किसी की 5 घंटे की है तो उसने अलग से एसी पढ़ा दिया होगा। एसी घर का चालू कर सकता है वो, 12th में जितना सिलेबस है उतना ही तो पढ़ाना पड़ेगा, है ना? कोई नीट और आईआईटी की तो बात कर नहीं रहे यहाँ पे, अभी हम बात हो रही प्रॉपर अभी आईएससी बोर्ड के पीवाईक्यू की। इससे आया हुआ है, क्वेश्चन ज़्यादा है, वीडियो लंबी जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। नहीं रख पा रहे हैं तो पॉज करके घूमने चले जाइएगा, फिर आइएगा, फिर देख लीजिएगा। पीवाईक्यू खत्म करने हैं ये, आपको मान के चलिए, ठीक है ना? चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भैया एक ग्राफ दिया हुआ, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले यूज होंगे, तो वहीं साथ ही साथ बताते जाएंगे। अगर तुम इतना भी मन नहीं है प्लेलिस्ट खोल के देखने का या फॉर्मूले नहीं लिखे, कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो बतानी जरूरी हैं, तो पहले वो सुन लो। जैसे कि बात करें बेटा अगर हम, तो एक चीज जान लो, एलसीआर समझ लो तुम लोग। एलसीआर समझ लोगे तो इतना हो जाएगा कि क्वेश्चन बनने लगेंगे। एलसीआर की बात करें तो एल होता है, सी होता है और आर होता है। ये अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल होता है। तुम्हें ये पता होता है करंट को हम एक्स एक्सिस पे ही दिखाने का मन होता है हमारा। वी एल जो होता है उसको हम लोग दिखाते हैं कहाँ पे, ऊपर की तरफ। वी सी जो होता है उसको दिखाते हैं नीचे की तरफ। वी आर जो होता है उसको दिखाते हैं इस तरफ। अब बताओ यहाँ पे वी एल और वी सी तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनकी कभी भी लड़ाई होगी होगी। तो जब भी लड़ाई होगी तो मान लिया वी एल जीत गया, तो जब वी एल जीत गया तो वी एल माइनस वी सी कहाँ हुआ, ऊपर की तरफ हो गया, और वी आर जो हुआ वो इस तरफ हो गया। यहाँ पे बनाया गया रिजल्टेंट, तो ये हो गया वी रिजल्टेंट। और यहाँ पे ये हमने मान लिया फाई एंगल है। तो वी रिजल्टेंट का बच्चे जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ रखी है, तो वी एल माइनस वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। जो रिलेशन वी में होता है वोल्टेज में, वही रुकावटों में भी होता है। तो यहाँ पे रुकावट, सब डिवाइस की अलग अलग रुकावट का नाम होता है। तो अगर कॉम्बिनेशन होता है तो उसी को बोलते हैं जेड। जेड हमारा कहलाता है इम्पिडेंस, ठीक है। और वी एल माइनस वी सी हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। और यहां से बच्चे जब टेन फाइव निकालोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा वी एल माइनस वी सी अपॉन में वी आर, या एक्सएल माइनस एक्सी, माइनस का मतलब डिफरेंस है वहां पे, एक्सएल डिफरेंस एक्सी कर लेना, है ना? ये बात समझ में आ गई? तो ये एक डायग्राम बन गया, इतना नोट कर लो। फिर उसके बाद एक रेजोनेंस का केस है वो बता देते हैं, फिर हम इसके बाद चालू करते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में बताना पड़े इससे अच्छा एक बार बता दो, 2-3 मिनट में तुम लोगों का भला हो जाएगा। बहुत परेशान मत हो बेटा कि अभी तक नहीं किया है तो समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि जिसने पहली बार भी समझा था उससे पहले उसको भी तो समझ में नहीं आता था, तो तुम आज जागे हो, तुम्हें थोड़ी देर बाद से समझ में आएगा, लेकिन आएगा, पेपर के पहले समझ सकते हो तुम। तो रेजोनेंस होता है बेटा कहीं पर भी करंट अगर मैक्सिमम हो जाए, पूरे सर्किट में अगर करंट मैक्सिमम हो जाए, करंट अगर मैक्सिमम हो रही है तो बताओ रुकावट जो होगी वो क्या होगी, वो तो मिनिमम होनी चाहिए भाई। रुकावट अगर कम से कम होगी तभी तो करंट मैक्सिमम होगी, और करंट जेड अगर मिनिमम होगा
तो जेड मिनिमम कब होगा, जब एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, या एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाए, एक्सी हो जाए। और अगर ऐसा हो गया तो जेड मिनिमम जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जेड मिनिमम किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। एक्सएल जो होता है वो होता है एल ओमेगा, एक्सी जो होता है वो होता है 1/ओमेगा सी। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 1/LC हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू बच्चे कितनी हो गई, 1/√LC। ओमेगा क्या होता है, 2πf। तो यहां से हो गया इतना, तो f की वैल्यू आ गई 1/2π√LC आ गई। बात समझ में आ गई। तो ये हो गई f की वैल्यू। ठीक है ना, f की वैल्यू इतनी आ गई। अब हमें क्या करना है, यही हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और इस केस में जो पावर फैक्टर होता है cos फाई से दिखाते हैं, उसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब जो पावर फैक्टर होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, इतना ध्यान रखना है हमको। अब जो है पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इम्पिडेंस, कि इस समय ये तुम्हारा क्या हो, करंट, ये जेड जो है वो मिनिमम है ना, और तुम्हें पता है मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल आर होती है, अभी अभी बताया है। तो देखो मजा आ गई, पहले ही क्वेश्चन में अगर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए तो आगे की वीडियो कितनी प्यारी होने वाली है। ठीक है, तो जेड मिनिमम की वैल्यू ये आ गई। इसमें व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू पूछा था, कंडीशन नहीं पूछा था, ये ध्यान रखना। अगर कंडीशन पूछा होता तो ये ऑप्शन भी बन सकता था। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द करेक्टरिस्टिक। तो देखो अभी अभी हमने जाना एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है, ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ये वाली लाइन भी लिखी। फिर देखो ये वाली लाइन नहीं थी, तो इसका मतलब यही ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा है एक एसी जनरेटर है, जनरेटिंग है ईएमएफ ऑफ दिस इज कनेक्टेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो यहां से तुम्हारा ई नॉट साइन ओमेगा टी वहीं पे पास में लिख दिया करो। तो अब तुम्हें कभी भी जरूरत पड़ेगी तो ई नॉट भी पता है, ओमेगा भी पता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कनेक्टिंग टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 1 हेनरी इंडक्टर और इतना, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। तो यार फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पूछी थी, तो फालतू का डराने के लिए हमसे पढ़वा लिए ये लोग। फ्रीक्वेंसी तो यहीं से आ जाती ना, ऐसे ही तुम भी डरोगे वहां पे। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, 100π हो गई। तो ओमेगा कितना आ गया, 2f π इक्वल टू 100π। पाई से पाई गया तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 50 हर्ट्स आ गई। f की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। तो 50 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर देखो ये सब फालतू की चीजें वहां पे पेपर में दिमाग इतना पक जाता है कि सोचोगे यार ये दिया है तो कोई ना कोई तो जरूरी होगा ही होगा। होता है, ये सबके साथ होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है भैया। तो देखो यहाँ पे रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू द रिएक्टेंस ऑफ, तो रेजोनेंस है, रेजोनेंस में तुम्हें पता है कि एक्सएल इक्वल टू एक्सी होना चाहिए, तो पहला तो सही है। फिर इम्पिडेंस जो है वो मिनिमम होना चाहिए करंट जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिमम होनी चाहिए। तो यही वाला जो ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। फिर देखो पांचवा, पांचवे में क्या है, कह रहा है कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर 80 ओम वेरी शोन इतना इतना इतना। यहाँ पे ये सारी चीजें हमें दी हुई हैं। तो जब ये सारी चीजें हमें दी हुई हैं और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर। एवरेज पावर ही तो निकालनी है, और तो कुछ नहीं निकालना है। तो जब बच्चे हमें एवरेज पावर निकालनी है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, P इक्वल टू वी आई आर एम एस, वी आर एम एस कॉस फाई होता है। तो इसको अगर हमें वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई है, और हमें पता है कि रजिस्टर के अक्रॉस ही तो जाती है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक, रेजिस्टेंस हमें पता था। और उसके बाद यहां से वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर होगा, ये बात समझ में आई। और वी आर एम एस होता कितना है, वी नॉट अपॉन √2 का होल स्क्वायर अपॉन में आर। तो
तो यहाँ से बच्चे हो गया वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2r हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, वी नॉट की वैल्यू है कितनी, 400, तो ये आ जाएगा 400 इंटू 400 अपॉन में 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस कहाँ है, रेजिस्टेंस है 80, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, 2 2 जा 4 तो 20 आ गया, यहाँ से काटोगे तो 4 2 जा 8 तो 1000 आंसर आ गया। तो ये 1000 वॉट जो होगा वो इसका क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा तुम्हें। समझ में आ रहा है। फिर देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, भैया अभी अभी पावर फैक्टर की बात की थी ना हमने, तो देखो जो बताया जाएगा वही आएगा, है ना। अब उसको हम चिल्ला चिल्ला के बता दें, रील बनाएं उसकी कि नहीं ये आ गया था, कट शॉर्ट निकाल दें, तो बेटा आता वही है। आदत नहीं है इतनी अपने आप की तारीफ करने की, तो चुपचाप जो है इसको देखो आराम से। cos फाई की वैल्यू 1 होती है, पावर फैक्टर आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इन अ सीरीज, फिर रेजोनेंस आ गया। देखो रेजोनेंस जब जब आ रहा है तो वही वही चीजें रिपीट हो रही हैं, पावर फैक्टर फिर से कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। पूछा जाता है कि एंगल कितना होगा उस समय, तो बेटा पावर अगर वो है cos फाई 1 है तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर देखो क्या है, एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इज फ्लोइंग थ्रू एन आइडियल चोक कॉइल, ठीक है। इफ वी नॉट एंड आई नॉट आर द पीक वैल्यू, ये जो है ये क्या है, पीक वैल्यू दे रही है। फाइंड द एवरेज पावर। देखो बेटा आइडियल चोक कॉइल की बात हो रही है, आइडियल चोक कॉइल होगी तो वहां पे पावर कभी भी कंज्यूम नहीं होती है। पावर कहाँ पे कंज्यूम होती है, जहां पर रेजिस्टेंस होता है, बिना रेजिस्टेंस के पावर नहीं कंज्यूम हो सकती है। तो यहाँ पे सीधे आप लिखोगे पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं ना बच्चे। चलो फिर देखो व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट। यहाँ पे पावर फैक्टर का फॉर्मूला ही लिखना है आपको। तो cos फाई की वैल्यू क्या होगी, देखो अभी अभी हमने सर्किट बनाया था ना शुरुआत में, ऊपर वाला हो गया था VL माइनस VC, और यहाँ वाला क्या था VR, और यहाँ वाला क्या था V रिजल्टेंट। तो अगर यहाँ से बेटा तुम बनाओगे तो cos फाई की वैल्यू आ जाएगी VR अपॉन V रिजल्टेंट। लेकिन हम लोग आंसर अधिकतर किस में देते हैं, रेजिस्टेंस में, रुकावट में देते हैं। तो वी आर हो गया I इंटू आर, और वी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, करंट इंटू पूरे सीरीज पूरे सर्किट की रुकावट क्या थी, जेड। तो cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R/Z हो जाएगी। यही जब रेजोनेंस केस होता है, जब कहीं पर रेजोनेंस होता है तो जेड की वैल्यू ही किसके इक्वल हो जाती है, आर के इक्वल। तो cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R/R। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 आ जाती है। ठीक है, एक सीक्वेंस में देखो समझ में आ रही चीजें। 9 क्वेश्चन हो गए, 9 में से अगर तुमने शुरू के 2 पेज मेरी स्लाइड देखे होते तो मान लो 9 में से 6 से 7 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे ना। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ बेटा, उन 2 पेजों से ही सारे ये 9 क्वेश्चन कवर हुए। तो अगर तुम जाकर के मेरी एक बार वीडियो देखोगे जो पूरे 1 शॉट बनाई गई है, बहुत लंबी मैं बनाता नहीं हूँ क्योंकि फालतू बात मुझसे होती नहीं है। अगर यही बात करता चलूँ तो अभी यही वीडियो तुम्हारी जो अभी 10-15 मिनट में हुई है वही कितनी देर में हो जाएगी, वही चली जाएगी 20 मिनट में। अब देखो, इन अ ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ EMF इंड्यूस्ड विद टाइम द आउटपुट ऑफ एन AC जनरेटर मार्क द पीक वैल्यू ऑफ, क्या करना क्या इसमें, इंड्यूस्ड EMF इतना है, तो ये एक ऐसा डायग्राम बना देना। ठीक है, एक AC का डायग्राम बनाना है और वहां पे तुम्हें पीक वैल्यू दिखानी है, टाइम पीरियड दिखाना है। ठीक है, तो ऐसे करके हमें एक चीज दिखा देना ताकि उनके 1 नंबर पक्के हो जाएं। और ये सब फ्री के नंबर हैं भैया, इतना याद कर लो, ये सब जो हैं ये सब फ्री के नंबर होते हैं। यहाँ पे ये ना सोचना कि हम जल्दी बना देंगे, अरे क्या जरूरत है जल्दी बनाने की, जब नंबर मिल रहा है तो पूरे उठाओ। फिर क्या है, एन आइडियल इंडक्टर डज नॉट कंज्यूम एनी पावर इवन दो V एंड I आर नॉन जीरो। तो देखो बेटा होता क्या है, V इधर है, I इधर है, फाई की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो पावर का फॉर्मूला होता क्या है, VRMS IRMS cos फाई। तो बच्चे हमेशा जो फाई होगा वो कितना हो जाएगा, 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, बचपन में पढ़ा था, cos 90 कितना होता है, 0। तो ये पूरा रीजन लिख दोगे, 1-2 लाइन इंग्लिश में लिख देना कि ऐसा होता है तो पावर बिकॉज द फेज एंगल बिटवीन V एंड I इज 90 डिग्री, दैट्स वाई। ये सब वर्ड यूज कर देना, मजा आ जाती है, एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है, तुम्हें दिल की तसल्ली हो जाती है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि एक एसी सर्किट है, पावर निकालना है। तो देखो पावर का फॉर्मूला कई बार लिखा जा चुका है इससे पहले, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है 200 है, आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है 1.5 है, कॉस फाइव जो है कॉस फाइव की वैल्यू होती है आर बाई जेड। तो 200 इंटू 1.5, तो ये सीधे सीधे 300 लिख दे रहे हैं हम। आर की वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 5, 5 से ये गया तो ये आ जाएगा 60, और ये ओवरऑल हमारा कितना आ जाएगा 240 वॉट आ जाएगा आंसर। क्लियर है बेटा, एक एक चीज समझ में आ रही। बेसिक फॉर्मूला था, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर आता है मेंशन एनी टू स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलसीआर। अच्छा, रेजोनेंस पे बतानी है तो भैया जेड मिनिमम होगा, करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, एक दो और लिख दिया करो, एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा, कॉस फाइव कितना होगा 1 होगा। तो जब आती है तो वहां पे ये ना सोचा करो दो दी है तो दो ही लिखने है ना, एक दो ज्यादा लिख दो अगर आती है तो, क्या दिक्कत है। गिव द एक्सप्रेशन फॉर द पावर फैक्टर इन एल आर सर्किट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड इतना। तो कॉस फाइव की वैल्यू बेटा आर बाई जेड होती। हमें किसके लिए निकालना है, हमें आर और इतना एक्सएल के टर्म्स में निकालना है। तो आर अपॉन जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 14। फिर क्या है, व्हाट इज मीन बाय वॉटलेस करंट। तो देखो बेटा वॉटलेस करंट है मतलब नाम से समझ में आ रहा है करंट बह रही है, और वॉट का मतलब क्या होता है पावर, तो पावर लेस करंट को ही तो हम लोग बोलेंगे। तो ये हो जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। तो यहां से तुम्हारा कॉस फाइव जो होगा, अगर हमारा क्या है 90 डिग्री है या जीरो है, तो उस समय पावर की वैल्यू क्या है 0 है। मतलब ऐसी करंट जो बह तो रही है लेकिन पावर कितनी ले रही है 0 ले रही है। तो वो कब पॉसिबल होता है, या तो एल हो या सी हो या एल सी सर्किट। तो इन सारे केस में क्या हो जाता है वॉटलेस करंट फ्लो करती। स्टेट एनी टू करंट, फिर वही है, ये अभी अभी किया है ना एक्सएल इक्वल टू एक्सी। देख रहे हो क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे ही होंगे, ये मत समझना कि टफ लग रहा है, जो नहीं याद हो रहा नहीं समझ में आ रहा भैया रट लो। इस समय क्या कर सकते हैं हम, फालतू की मोटिवेशन देते नहीं है कि हाँ मैं तुम्हें समझा दूंगा। समझाने के लिए और तुम्हें समझने के लिए टाइम होता है। जब तक मेरी आवाज सुन रहे हो तुम्हें लग रहा समझ में आ रहा है, लेकिन बेटा जब तुम बुक खोलोगे है ना, पीवाईक्यू की कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले लेना, उससे तब तुम सॉल्व करना, तब मेरी एक बार वीडियो देखने के बाद देखना आराम से 80% क्वेश्चन सॉल्व होंगे तुम्हारे। ठीक है ना। एलसीआर में क्या करना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो अभी अभी देखो हमने शुरू के 2 पेज में पूरी कहानी लिख दी थी। ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1 अपॉन एल सी, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन रूट एल सी। यहाँ से एफ नॉट निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ये हमारा क्या होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। फिर क्या है, एक अल्टरनेटिंग है, ये प्लस पाई बाई 6 है, ये माइनस पाई बाई 6 है। तो यहाँ से क्या करो, सबसे पहले तो तुम वो निकालो फाई। तो फाई तुम्हारा हो जाएगा फाई 1 माइनस फाई 2। तो ये हो गया पाई बाई 6 माइनस माइनस पाई बाई 6। तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया पाई बाई 3। फाई की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 3 आ गई। यहाँ से तुम ई नॉट पता चल गया और यहाँ से आई नॉट पता चल गया। तो पावर का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। अगर हम इसको लिख दें वी नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2, यही दिमाग लगाना था। कॉस फाई की वैल्यू कितनी होगी कॉस पाई बाई 3। तो यहाँ से देखो वी नॉट की वैल्यू कितनी है 300 अपॉन में रूट 2, आई नॉट की वैल्यू कितनी है 5/√2, कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ से 2 2 जा 4, 4 से काटोगे तो 75, 75 इंटू 5, 5 5 जा इतना 2, 5 7 जा 35, 375 वॉट आ जाएगा। ये इसका आंसर 375 वॉट आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमेशा ये आ जाएगी। समझ में आया। अब इसके बाद देखो यार 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में अब यहां से क्वेश्चन बनने चालू हो जाएंगे तुम्हारे। तो 19 में क्या है, 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है,
100 ओम का रजिस्टर है और 8 हेनरी इंडक्टर है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सारे ही दे दिए गए हैं। एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, क्या निकालना क्या है इसमें, अच्छा 4-5 चीजें लिखी हुई। द करंट ड्रॉन द सर्किट इज मैक्सिमम, मतलब करंट भैया मैक्सिमम है, तो करंट अगर मैक्सिमम है तो बताओ जेड जो होगा वो मिनिमम होगा, और जेड मिनिमम की वैल्यू होती कितनी, आर। पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना है, 200 वोल्ट। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, हमें क्या निकालना है, पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। तो आई की वैल्यू मैक्सिमम है और आर, जेड जो होगा वो किसके इक्वल हो गया, आर, और आर हमें कितना दे रखा है, 100 ओम दे रखा है, तो यहाँ पे आ गया 100 ओम। फिर इसके बाद पीक वैल्यू ईएमएफ की पता थी, तो यहाँ पे जब आई निकालोगे तो लिखोगे क्या, ई अपॉन जेड, तो 200 अपॉन 2, 2 क्यों 100, जेड की वैल्यू तो 100 हो गई ना, तो ये 2 एम्पियर आ गया, तो 2 एम्पियर इसका आ जाएगा। फिर कह रहा व्हाट इज द फेस रिलेशन बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड रजिस्टर, फेस रिलेशन किसके से निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और रजिस्टर के बीच निकालना है ना। तो इंडक्टर वाला तो तुम्हारा ऊपर होता है और इधर वाला किधर होता है, नीचे होता है, तो ये तुम्हारा π/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमेशा इतना π/2 यहां से आ जाएगा, समझ में आ रहा है। ठीक, और फिर क्या कह रहा है, फेज डिफरेंस निकालना है किसके किसके बीच का, फेज डिफरेंस निकालना है इंडक्टर और कैपेसिटर का। तो बेटा VL जो होता है वो ऊपर होता है, VC नीचे होता है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हुआ, तो यहाँ पे पाई रेडियन आ जाएगा। समझ में आया। फिर देखो ये व्हेन अ कैपेसिटर एंड इंडक्टर एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, इतना इतना इतना। एवरेज पावर पूछा गया, एवरेज पावर बाय द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर तो जीरो होता है, सारी की सारी पावर कहाँ जाती है, रजिस्टर में जाती है, कैपेसिटर और इंडक्टर में नहीं जाती है। फेज डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर, अभी अभी बात हुई है कि कितना होगा, VL ऊपर है VC नीचे है, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज मैक्सिमम, करंट कब मैक्सिमम बहती है, जब रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस जब होता है तो XL इक्वल टू क्या होता है, XC होता है। ये बात समझ में आई। तो यहां तक 20 क्वेश्चन तक हो चुके हैं तुम्हारे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो 21 देखो लिखा हुआ है, प्लॉट अ लेबल्ड ग्राफ शोइंग वेरिएशन इन इम्पिडेंस ऑफ इतना, व्हाट इज द EMF फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जेड का ग्राफ बनाना है, किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो जेड का जब भी ग्राफ बनेगा बेटा तो याद कर लो, यहाँ पे जेड का जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप से बनता है। यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और ये कहलाता है एफ। और ये अगर जेड का ग्राफ बना रहे हो तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होती है, जेड मिनिमम होती है। और जेड मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है, आर होती है। कब होती है, रेजोनेंस के केस में होती है। ये सब रेजोनेंस वाला पूरा टॉपिक तुम्हें समझा दिया गया है पहले से, तो सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा। अगला देखो, कह रहा ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, F0 की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, वो बनाना है। तो हमें पता है बेटा XL इक्वल टू XC से चालू करते हैं। XL की वैल्यू होती है L ओमेगा, XC की वैल्यू कितनी होती है, 1/ओमेगा C। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 1/LC, तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2πf, तो 2πf इक्वल टू आ जाएगा 1/√LC। F0 की वैल्यू हो गई 1/2π√LC। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से ये F0 आ जाएगा। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में देखो क्या है, कह रहा है एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सीरीज में ये ऐड हो रहे हैं। कितना वोल्टेज है, 220। तो ये जो है ये क्या है, ये VRMS है। I0 दे रखा है, तो I0 से हम क्या करें, हम निकाल लें IRMS। तो IRMS की वैल्यू होती है I0/√2, तो ये तुम्हारा आ गया 0.2/√2। ठीक है, यहाँ से IRMS निकाल लिया। क्यों, क्योंकि हमें पावर चाहिए थी। अब बेटा अगर पावर चाहिए तो हमें Z भी तो चाहिए, तो Z इक्वल टू क्या होता है, VRMS अपॉन में IRMS।
तो वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है, 220 है, अपॉन में ये आ गया 0.2 अपॉन में √2, तो ये √2 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 220 √2 अपॉन में 0.2, 0.2 से इसको काटोगे तो एक जीरो बढ़ गया, तो ये आ जाएगा 1100 √2। यहाँ तक जेड की वैल्यू समझ में आई सबको? जेड की वैल्यू बेटा आ गई। अब हमें निकालनी है क्या, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो यहाँ से वी आर एम एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 220। आई आर एम एस कितना हो जाएगा, आई आर एम एस दिया हुआ था 0.2 अपॉन में √2, और कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है, आर बाई जेड। तो जब यहाँ से तुम सारी वैल्यू पुट करोगे कैलकुलेटर से तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा है सेकंड पार्ट में कि इफ़ द कैपेसिटर इज रिमूव्ड कर दें अगर हम कैपेसिटर को, बट द करंट इज केप्ट द सेम, करंट को सेम रखें और उसको हम क्या करें, हटा दें, तब क्या होगा। तो देखो बेटा, अगर कैपेसिटर हटा दिया तो केवल क्या बचा, रजिस्टर बचा ना, और रजिस्टर में तुम्हें पता है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। आई आर एम एस की वैल्यू आ चुकी थी 0.2 अपॉन में √2 का स्क्वायर, इंटू आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू हमें दे रखी थी कितनी, 150। ठीक है, तो आर की जगह कितना पुट कर देंगे, 150 पुट कर देंगे। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो काहे का आंसर हो जाएगा, पावर का आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। चलो तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी P इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में देखो ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक एसी सर्किट है विद रेजिस्टेंस R, इंडक्टेंस L एंड कैपेसिटेंस C। द वैल्यू ऑफ C इज एडजस्टेड फॉर रेजोनेंस स्टेट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सर्किट। तो बेटा एक एसी सर्किट बना दो जिसमें क्या हो, रेजिस्टेंस भी हो, L भी हो और C भी हो, सॉरी एक रेजिस्टेंस भी दिखाना है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा दो। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये इतना हो गया, और ये यहाँ से हमारा इंडक्टर आ गया। तो ये हो गया XC, ये हो गया XL और ये हो गया R। अब रेजोनेंस के लिए बेटा XL इक्वल टू XC होना चाहिए, करंट की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, जेड की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और मिनिमम किसके इक्वल होती है, R के इक्वल होती है। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है, और पावर फैक्टर के टर्म्स में भी बताना है। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये सारी चीज़ें हमें बतानी थी, कब, जब रेजोनेंस होगा। ठीक, फिर उसके बाद एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी है, इज अप्लाइड टू अ सर्किट जहाँ पे आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करो, सबसे पहले एक्सएल निकाल लो। एक्सएल होता है एल ओमेगा, तो एल है 100 मिली हेनरी है, -3 इंटू 2πf। तो यहाँ से आ गया बच्चे 10 की पावर -1 इंटू 2 इंटू पाई। एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई। तो यहाँ से 50 2 जा 100 हो गया, 100/10 तो कितना आ गया, 10 पाई आ गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इतना आ गया, 100 मिली हेनरी हो गया, तो एक्सएल की वैल्यू आ गई 10 पाई। फिर उसके बाद एक्ससी निकालना है। एक्ससी क्या होता है, 1/ω_c। तो ये आ जाएगा 1/2πf इंटू सी। तो ये बच्चे यहाँ से कर दे रहे हैं, तो 1/2π इंटू 50, और सी कितना था, 30 माइक्रोफेरेड, तो -6 हो गया ना। अब देखो ये तुम्हारा 10 की पावर 6 ऊपर चला गया, अपॉन में कितना बचा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 और 2 जीरो और पाई, तो 10 की पावर 6 अपॉन 3000 पाई, इतना आंसर यहाँ से आएगा। अब जब इतना आएगा तो इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट की तो ये आ रही है, कैलकुलेटर से बता दे रहे हैं, तो ये आ रही है 106.16, और वो कितनी आई थी, वो आई थी 10 पाई।
तो एक्सेल भी कैलकुलेटर से निकालेंगे तो वो हो जाएगा 31.4 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एक्सेल माइनस एक्सी। तो ऐसा करो, इसको तुम यहाँ पे बना लो। तो एक्सेल माइनस एक्सी मॉड लगा करके कर ले रहे हैं। तो एक्सेल माइनस एक्सी जब करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 106 पॉइंट कितना आया था, 16 माइनस में 31.4 मॉड लगा करके। तो यहाँ से जितना भी आंसर आएगा वो इतना आ गया। और आर की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 20 ओम दे रखी थी। तुम्हें पता है tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है, tan फाई का फॉर्मूला होता है एक्सेल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो यहाँ से ये वैल्यू 20 और इसमें से ये कैंसिल आउट होगा, माइनस वगैरह होगा, तो माइनस वगैरह हो करके जो भी आंसर आएगा वो कैलकुलेटर से कर लेना तुम लोग। 106.16 लिखा हुआ है, 31 लिखा हुआ है, तो इस भाई लिख दे रहे हैं कैलकुलेटर से करना तो आता ही, कैलकुलेटर वगैरह यूज करते ही होगे। तो यहाँ से फाई की वैल्यू जो आ रही है वो 75 आ रही है। तुम्हें ये बताना होता है लीड करेगी कि लैग करेगी। तो देखो इसमें ज़्यादा कौन सा था, ज़्यादा एक्सी ग्रेटर देन एक्सेल था ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्सी ग्रेटर देन एक्सेल है तो ये वाला जीत गया होगा, एक्सी माइनस एक्सेल। तो जो रिजल्टेंट आ रहा होगा उसमें करंट तो इधर ही रहेगी, वोल्टेज इधर होगा। तो तुम्हारा जो करंट है वो वोल्टेज से क्या करेगी, लीड करेगी। आई जो होगा यहाँ पे वो लीड करेगा और नेचर कैसा होगा, कैपेसिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगी, करंट लीड करेगी। ठीक, समझ में आया। और क्या पूछा था इसमें, रिप्रेजेंट द वोल्टेज एंड करंट इन अ वेक्टर। हाँ, तो यही बनाना है। इतना बना दोगे तो ये फाई निकाल चुके हो, तो फाई की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, 75 डिग्री आ जाएगी। समझ में आ रहा है बेटा। ये कैलकुलेटर से है। देखो यार कैलकुलेशन ज़्यादा है तो कैलकुलेटर अपने पास लेके बैठो, और कैलकुलेटर जब होगा तो अपने आप सारे आंसर तुम्हारे आते रहेंगे। क्लियर है इतना। अगला आते हैं, लिखा हुआ है करंट ऑफ 4 एम्पियर flows in a coil when connected to a 12 volt DC source. If the same coil is connected to 12 volt 8। अच्छा, तो पहले क्या करो, पहले तुम्हारा 4 एम्पियर की करंट डीसी में क्या लगा होगा, डीसी में होगा रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू थी 12, I थी 4 इंटू आर। तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बेटा, 12/4, डेट मीन्स 3 ओम आ गई। आर की वैल्यू कितनी हो गई, 3 ओम हो गई। कह रहा है सेम कॉइल को हमने कनेक्ट किया है इतने के साथ और हमें सेल्फ इंडक्टेंस वगैरह निकालना है। इसका मतलब आर होगा और ये कॉइल होगी। अब की बार एसी के साथ कर देंगे तो V इक्वल टू आई इंटू जेड हो जाएगा बच्चे। V की वैल्यू है 12, I अब की बार कितना आ रहा है 2.4 इंटू जेड। तो जेड यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। अब देखो Z इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा Z स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो Z की वैल्यू हो गई 25, एक्सएल की वैल्यू निकालनी थी, आर की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 16, जिसको हम लोग बोल देंगे 4 ओम। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम आ गई। अब जब एक्सएल की वैल्यू आ गई तो अब हम क्या करेंगे, एक्सएल इक्वल टू एल ओमेगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो जब एल ओमेगा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्सएल हो गया 4, एल हमें निकालना है इंटू 2πf। तो यहाँ से तुम्हारा एल आ जाएगा ना 4/2πf। ये वैल्यू सॉल्व करोगे यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। ये देखो ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि फोटो की वजह से इतना दिख रहा हो तो देख लो। तो हमारा यहाँ पे देखो R की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू कितनी है 30 और XL की वैल्यू कितनी है 40। तो Z का फॉर्मूला बच्चे क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये आप लोग भली भांति जानते हो कि XL है 40 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 30 का स्क्वायर। तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। अब जब Z की वैल्यू 50 आ गई तो Z तो पहला आंसर तो हो गया। फिर क्या कह रहा है, फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड करंट निकालना है। तो फेज डिफरेंस किसका, EMF और करंट चाहिए ना। तो tan फाई इक्वल टू क्या होगा, XL अपॉन R।
तो यहाँ पे एक्सेल है 40 और ये कितना है 30, तो 4/3 आ जाएगा। 4/3 में 5 जो होता है वो कितना होता है 53 डिग्री होता है। तो यहाँ से 53 डिग्री ये आ जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है पीक करंट निकालनी है I0। I0 की वैल्यू बच्चे कितनी होगी, I0 की वैल्यू हो जाएगी E0/Z। E0 कितना था 220, Z कितना था 50। तो यहाँ से काटोगे तो 4.4 एम्पियर की ये आ जाएगी। समझ में आ रहा है सब, कहीं भी कोई भी डाउट तो नहीं है ना। तो ये 4.4 एम्पियर की करंट आ जाएगी। ठीक, अगला देखते हैं। कह रहा है एक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम, इज कनेक्टेड टू अ चोक कॉइल एज शोन इन फिगर। 8 ओम ये दे रखा है, चोक कॉइल को एक्सेल मान लिया, 11 एम्पियर की ये हो गई। तो अब यहाँ पे देखो, दिस अरेंजमेंट इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग सोर्स 110, द करंट इन द सर्किट दे रखी है। तो बच्चे V = I × Z होता है। V कितना है 110, I कितनी है 11 × Z। तो यहाँ से Z की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम आ जाएगी। ठीक है, Z की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। तो पहला तो आ गया 10 ओम। फिर उसके बाद Z = क्या होता है √XL² + R²। तो Z की जगह रखोगे 10, तो जब ये रखोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा XL² + का 8²। तो यहाँ से XL की वैल्यू आ जाएगी 6 ओम। ठीक, तो ये XL की वैल्यू कितनी हो गई 6 ओम हो जाएगी। फिर उसके बाद 29 देखो क्या है। 29 में एक EMF की इक्वेशन है, एक I की है। यहाँ पे फाई की वैल्यू दिख रही है हमको साफ साफ। फाई की वैल्यू कितनी है π/6 है, तो फाई तो π/6 ही हो जाएगा। कह रहा है पीक वैल्यू EMF की चाहिए और करंट की। तो करंट की कितनी है 5, I0 की वैल्यू 5 है और यहाँ पे E0 की वैल्यू कितनी है, तो ये हो गई 5 एम्पियर और ये कितनी हो गई 200 वोल्ट हो गई। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 314। कंपेयर करेंगे ना, कंपेयर हम लोग किससे करेंगे I = I0 sin ω t से करेंगे। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 314 आ गई। तो जब ओमेगा की वैल्यू 314 आ गई तो ये आ गया 2πf। तो यहाँ से जब f निकालोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 50 हर्ट्ज आ जाएगा। वैल्यू पुट करोगे पाई की और यहाँ से f निकालोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 50 हर्ट्ज आ जाएगा। समझ में आ रहा है 29 क्वेश्चन। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 30, लिखा है 60 ओम रजिस्टर है, 10 हेनरी इंडक्टर है और 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है। इसको जब हमने लगाया तो E की वैल्यू क्या थी, E की वैल्यू वही E0 sin ω t थी। तो यहाँ से बच्चे E0 की वैल्यू कितनी आ गई 300, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 500। ठीक है, अब कह रहा है इम्पिडेंस निकालो भाई। तो यहाँ से पहले तो तुम XL निकालो और XC निकालो, ये तुम्हें करना पड़ेगा। तो XL की वैल्यू कितनी होती है L ओमेगा, L हो गया 2πf या ओमेगा डायरेक्ट ही दिया हुआ था। L की वैल्यू है 10 और ओमेगा की वैल्यू है 500। तो XL की वैल्यू आ गई 5000। ठीक, XC निकालोगे तो 1/ω/c हो जाएगी। तो 1/500 इंटू C कितना है 4 × 10⁻⁻6। तो ये 10⁻6 ऊपर गया और ये हो गया 5 4 जा 20 और 2 0 और। तो यहाँ से जब काटोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 10⁻6 अपॉन में 3 0, तो ये हो गए। तो 10⁻−3 ऊपर चला गया और 2 आ गया, तो ये आया 10⁵/2। तो ये आ जाएगा 500। तो XL की वैल्यू आ गई 5000 और XC की वैल्यू कितनी आ गई, XC की वैल्यू आ गई 500 आ गई। ठीक है, इम्पिडेंस हमको निकालना है। तो जब बेटा आप इम्पिडेंस निकालोगे तो यहाँ पे तुम देखो L की वैल्यू 1 हेनरी के हिसाब से दी है, लेकिन यहाँ पे इम्पिडेंस निकालना है, पीक वैल्यू निकालनी है और ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो
एल की वैल्यू जो है वो 1 हेनरी दी हुई है, 1.0 है, ठीक है ना, पेपर में करेक्शन कर लेना, 1.0 है, तो यहाँ पे 1.0 जब करोगे तो ये 500 आ जाएगी। तो आप देखो एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गया ना, क्वेश्चन में अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया तो जेड मिनिमम हो जाएगा, और जेड मिनिमम की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आर के इक्वल। तो यहाँ पे जेड मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 ओम आ जाएगी। फिर उसके बाद कह रहा है करंट क्या होगी, तो करंट के लिए देखो आई इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट अपॉन जेड, तो वी नॉट है 300 और जेड की वैल्यू अभी अभी आई है 60, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 एम्पियर आ जाएगी। फिर कह रहा फेज डिफरेंस कितना होगा, रेजोनेंस के केस में आई और वी आर दोनों एक ही तरफ होते हैं, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, सारे एक आंसर समझ में आ गए ना। रेजोनेंस के केस अगर आ गए, और रेजोनेंस का केस आएगा जरूर, ये जान लो, तो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 31 देखो, लिखा हुआ है 220 वोल्ट है, 50 हर्ट्स है, एसी सोर्स है, रजिस्टेंस कितना है 400, सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है, रिएक्टेंस निकालना है। तो पहले क्या करो, एक्सेल निकालो, एक्सेल होता है एल ओमेगा, एल हो गया 1, ओमेगा की वैल्यू आ गई 50, 2 पाई एफ होगी ना, तो 2 पाई एफ हो गई, तो ये आ गया 100 इंटू पाई, तो 314 आ गई। एक्सेल की वैल्यू इतनी आ गई, आर की वैल्यू कितनी थी 400, तो ये तुम्हारा आ गया 314, और इम्पिडेंस निकालना है, तो इम्पिडेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो यहाँ से जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। जेड बेटा जब आ जाए तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई जेड, तो ये आ जाएगा 220 अपॉन जेड की वैल्यू कितनी है, जो भी आई होगी, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना तुम लोग, तब इसके बाद कर लेना। ठीक, सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में हमें इम्पिडेंस का कर्व बनाना है, तो इम्पिडेंस का कर्व ऐसे बनता है, ये तुम्हारा जेड मिनिमम हो जाता है, कब होता है, जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। अगला देखो, अगले में कह रहा है 220 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज से एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, तो पूरा ये दिया हुआ है। रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर निकालना है, तो एक्स सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा तुम्हारा हो गया 2 पाई एफ, और सी की वैल्यू कितनी है 3.16 इंटू 10 की पावर -6, तो ये देखो 10 की पावर 6 तो ऊपर चला गया, नीचे बचा गया, एफ 50 था तो 50 इंटू 2, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 3, 50 इंटू 3.16, तो 52 जा हो गया 100, और 3.16 इंटू 3 पॉइंट करोगे तो ये 10 आ जाएगा, तो 10 की पावर 6 अपॉन 1000, तो ये तुम्हारा 1000 ओम आया एक्सी लगभग में। फिर रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर है, तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, एल ओमेगा, एल कितना था 0.63, ओमेगा फिर से वही 2 पाई एफ, तो ये तुम्हारा आ गया 100, तो 63 पाई हो गया। अब 63 इंटू 3.1, तो ये लगभग में 200 के आसपास आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये लगभग में कितना हो गया, 200 के आसपास आ जाएगा। अब उसके बाद जेड निकालना है, तो तुम्हारा एक आया है 1000, एक आया है 200, तो यहाँ से एक्सेल डिफरेंस एक्सी अगर करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1000 माइनस 200, तो ये कितना हो गया 800 ओम हो गया। तो इम्पिडेंस सर्किट का निकालना है, तो जेड इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, तो जब ये करोगे तो 800 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 600 का स्क्वायर, तो ये जेड की वैल्यू आ जाएगी 1000 ओम आ जाएगी। ठीक है, अब कह रहा फेज डिफरेंस निकालना है, तो फेज डिफरेंस बताओ यहाँ पे एक्सएल ज़्यादा था कि एक्सी ज़्यादा था, तुम्हें पता है यहाँ पे एक्सी ज़्यादा था, तो एक्सी ज़्यादा था, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा तो नीचे ही, आई और वी रिजल्टेंट यहाँ कहीं होगा, ये हो जाएगा 5। तो बताओ करंट लीड करेगी, इतना तो पता है, तो लैगिंग वाले ऑप्शन तो नहीं होंगे। फिर उसके बाद जब tan phi निकालना ही है,
तो वो हो जाएगा XL माइनस XC अपॉन R। तो XL माइनस XC कितना था 800 अपॉन 600, तो ये तुम्हारा 53 डिग्री आ जाएगा। ए ऑप्शन जो होगा वो इसका सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 32 का ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो लिखा हुआ है 400 ओम रजिस्टर, 3 हेनरी इंडक्टर एंड इतना। तो सब में देखो यार करना तो वही है ना, बार बार कैलकुलेटर ना होने की वजह से दिमाग ख़राब हो रहा है हमारा भी। तुम्हारे पास वो कैलकुलेटर है उसको यूज करो, मेथड समझ में आ रहा है। इसमें भी क्या निकालोगे XL, फिर क्या निकालोगे XC, फिर Z इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट XL। हिंट दे रहा हूँ मैं अब बस, क्योंकि सेम क्वेश्चन है यार, कब तक वही रिपीट करें, फालतू की वीडियो लंबी होती चली जाएगी। जेड का ग्राफ देखो फिर से वही बनाना है, इसमें आई निकालना था तो आई इक्वल टू हो जाएगा V बाई जेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर देखो वहाँ पे E दे रखा है, ये दे रखा है, फेज डिफरेंस निकालना है तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई पाई बाई 3। कैलकुलेट द एवरेज पावर निकालनी है, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS cos फाई, तो P इक्वल टू V नॉट VRMS IRMS cos फाई। तो अगर तुम्हें इसको लिखना है तो V नॉट बाई रूट 2 लिख लो, इसको करना है तो I नॉट बाई रूट 2, cos फाई तुम्हारा cos पाई बाई 3। तो सारी वैल्यू दे रखी हैं, पुट करोगे आंसर आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन बनाना है किसके लिए एफ नॉट के लिए। तो एफ नॉट के लिए कई बार बना भी चुके हो, 1/2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, फिर देखो अगला कह रहा है एक EMF है इतना, LR सर्किट है, R दिया हुआ है L दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। तो बेटा R दिया हुआ है तो सबसे पहले XL निकालो, XL हो जाएगा L ओमेगा। जब XL आ जाए तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यहाँ से तुम्हारा Z आ जाएगा। I की वैल्यू की बात करेंगे तो ये हो जाएगा V बाई जेड, तो यहाँ से तुम्हारा V बाई जेड आ जाएगा। कह रहा है XL वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो तुम्हें पता है XL इक्वल टू L ओमेगा होता है ना, तो XL और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होगा वो ऐसा जाएगा। बात समझ में आई? तो ये तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो 36 है, एन अल्टरनेटिंग EMF ऑफ 220 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर R दिया हुआ है, कैपेसिटर C दिया हुआ है। तो यहाँ से बच्चे हमें थीटा दे रखा है, थीटा क्या है tan इनवर्स 3/4। तो हम जब इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 आ गई। अब जब tan थीटा की वैल्यू आ गई तो tan थीटा होता कितना है XC/R, तो XC/R की वैल्यू कितनी हो गई 3/4। R की वैल्यू हमें दे रखी थी 160, तो जब इसको यहाँ से काटा तो ये हो गया 4, तो XC की वैल्यू आ गई 120 आ गई। तो ये हमारा हो गया 120 ओम हो गया। इम्पिडेंस निकालना था, तो इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। तो जब ये करोगे तो ये आ जाएगा 200 ओम। करंट निकालना है तो करंट हो जाएगा I इक्वल टू V बाई जेड, तो 220 अपॉन 200। तो यहाँ से जब करोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 21 जा 20 1.1 एम्पियर आ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? 36 क्वेश्चन तक देखो आ रहे हैं। एक पैटर्न अगर समझ गए हो तो तुम इतना समझ गए कि ऐसे ऐसे वैल्यू दी होती हैं LCR सीरीज सर्किट में। ये अच्छों को समझ में उतना नहीं आता है, लेकिन अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है कि अगर XC की वैल्यू 1/C ओमेगा होती है, कह रहा है कि अगर फ्रिक्वेंसी इतनी हो, और XC अभी अभी निकाला था हम लोगों ने, कितना आया था 120 आया था, तो 120 इक्वल टू 1/C ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2πf। तो C इक्वल टू इतना हुआ, ये आ गया 1/120 इंटू 2, F की वैल्यू कितनी है 50। तो यहाँ से कैलकुलेटर से करके रखना, जो भी आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? अगला देखो, कह रहा है एक AC जनरेटर है, E की वैल्यू ये दे रखी है, कनेक्टेड टू अ सीरीज, तीनों दे रखे हैं। तो जब भी ऐसा हो तो ओमेगा तो तुम्हारा आ चुका है, ओमेगा कितना है 100 पाई।
तो तुम्हारा मेन धर्म क्या है, एक्सएल इक्वल टू एल ओमेगा। तो एल की वैल्यू कितनी है 1 हेनरी, ओमेगा कितना है 100 पाई, एक्सएल आ गया। फिर उसके बाद एक्सी की वैल्यू हो गई 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई इंटू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 16 माइक्रोफेरेड। तो 16 इंटू 10 की पावर -6। तो यहाँ से जब 10 की पावर 6 तो ऊपर चला गया, ये तुम्हारा आया 1600 पाई। तो यहाँ से तुम कैलकुलेट करना, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्सी की वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो है एक्सी कैलकुलेट करके देख लेना। फिर उसके बाद जेड की वैल्यू जब आएगी तो वो आ जाएगी √XL माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जो इतने क्वेश्चन कर चुका है मेरे साथ, तो अब वो आराम से कैलकुलेटर से निकाल सकता है। आईएससी बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है, तो वहाँ पे तुम आराम से कैलकुलेटर से निकाल लेना, क्योंकि अब हम यहाँ पे करेंगे तो वो फालतू का टाइम ही वेस्ट होगा। फिर उसका कह रहा है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई √LC। पावर फैक्टर क्या होता है रेजोनेंस पे, तो हमें पता है cos फाई की वैल्यू क्या होती है 1। तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। 38 देखो, कह रहा है 8H, ये भी है ये भी है, इम्पिडेंस निकालना है। तो बेटा सब में वही काम तो करते हैं, एक्सएल निकालो, एक्सी निकालो, आर दिया हुआ है। जेड का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार कॉन्फिडेंस आने की बात है। 3-4 क्वेश्चन अगर उस टाइप के कर लो तो ये मान के चलो 3 नंबर पक्के हैं तुम्हारे, कोई वो छीन नहीं सकता तुमसे। तो जेड आ जाएगा। आई निकालना है, आई इक्वल टू होता है V/Z। फेज डिफरेंस बिटवीन इतना इतना, तो ये तुम्हें तभी पता चलेगा। पावर की वैल्यू होती है तो VRMS IRMS cos फाई। ठीक है, cos फाई तुमने यहाँ से निकाला होगा सी पार्ट से। 39 देखो, 39 में भी वही है, सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है, रजिस्टेंस दे रखा है, एक AC सोर्स दे रखा है। तो एक्सएल पहले तो निकालोगे, एक्सएल क्या होता है एल ओमेगा, तो यहाँ से L इंटू 2πf हो जाएगा। ठीक है, एक बार पैटर्न सीख लो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो लाइन से तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन थे 39 क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं, और 4-5 क्वेश्चन और बचे होंगे। तो आराम से तुम्हारे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हमें भी शुरुआत में बताने में थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन अब हमें पता है कि बच्चा जो 39 क्वेश्चन तक आया होगा वो पहले से करके आया होगा 38-37 लाइन से। तो वो कैलकुलेटर बटन दबाना भी सीख गया होगा और वैल्यू भी कैलकुलेट, उसको क्वेश्चन आंखों के सामने जब इमेज बनने लगे क्वेश्चन की, अच्छा ये चीज़ पूछी गई है, तब तुम समझना तुम परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। अभी क्या है, अभी तुम्हारे वैल्यू बस देखते हो। अभी जब वैल्यू आए और तुम्हारे सामने इंडक्टर की कॉइल बनने लगे और इतना पता चल जाए, फेजर डायग्राम बन जाए, तब मज़ा आती है क्वेश्चन करने में। तो यहाँ से बेटा एक्सेल निकल आएगा और जेड निकालना होगा, तो √XL² प्लस R²। करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, तो करंट निकालना है तो ये हो जाएगा V/Z हो जाएगा। कह रहा लेबल डायग्राम बनाना है सीरीज LCR सर्किट का, तो ये तुम्हारा सीरीज LCR सर्किट का जेड का डायग्राम होता है। ये कई बार आया है तो इम्पॉर्टेंट है, सही से कर लेना इसको। 40th क्वेश्चन में देखो फिर से वही है, कह रहा है फिगर बिलो इतना इतना इतना, ये कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो हमें पता ही है फॉर्मूला, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। फिर कह रहा है करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो I इक्वल टू क्या होता है V/Z होता है। और अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो उस समय Z की वैल्यू किसके इक्वल होगी, R की। तब भी आप लोग एक बार चेक करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी नहीं है और रेजोनेंट की बात कर रहा है। एवरेज पावर कंज्यूम निकालना है तो P इक्वल टू हो जाएगा I²R। तो यहाँ से हमारी सारी वैल्यू आ जाएंगी। 41 में देखो क्या है, कह रहा है इन सीरीज LCR व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन VL एंड VC, वेयर VL इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इतना और इतना। तो बेटा VL ऊपर की तरफ होता है और VC जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो हमेशा फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है इतना, तो ये यहाँ से 180 डिग्री आ जाएगी। फिर उसके बाद 41 है, लिखा हुआ है एन अल्टरनेटिंग EMF ऑफ 110 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस R ऑफ 80 ओम एंड इंडक्टर L इन सीरीज, द करंट इज फाउंड टू बी लैग। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, tan थीटा होता क्या है, कौन कौन है इसमें, एक्सएल और आर है, तो एक्सएल बाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। तो एक्सएल की वैल्यू हमें पता है, निकालनी है, तो एक्सएल और आर की वैल्यू कितनी है 80। तो यहाँ से जब करेंगे तो एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 ओम आ जाएगी। तो ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस 60 ओम। जेड निकालना है तो जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 60 और 80 में हमें पता है कि जेड की वैल्यू कितनी आती है 100 ओम आती। करंट निकालना है तो करंट हो जाएगा V बाई जेड, तो 110 अपॉन 100 मतलब 1.1 एम्पियर आ गई। इफ द इंडक्टर कह रहा है कि हैज़ द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इतना हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो एक्सएल पता चल चुका है और एल ओमेगा, ओमेगा होता है 2πf। एक्सएल की वैल्यू 60 है, एल की वैल्यू 0.1 है, इंटू 2πf हो जाएगा। तो यहाँ से f की वैल्यू हम क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, तो 60 अपॉन 0.2π आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी। कितने क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो देखो यहाँ पे अगला कह रहा है कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, V1 की वैल्यू दे रखी है कितनी है 80, तो ये VR की वैल्यू आ गई 80 आ गई। V2 की वैल्यू कितनी है 60 है, तो VC की वैल्यू कितनी हो गई 60 हो गई। निकालना क्या क्या है भैया, फ्रीक्वेंसी है ही। द करंट इन द सर्किट, करंट क्या हो जाएगा V इक्वल टू IR, तो 80 इक्वल टू, भाई करंट हमेशा क्या होती है सेम होती है, तो किसी के अक्रॉस भी तुम क्या करो करंट निकाल ले जाओ तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो V इक्वल टू IR से VR इक्वल टू IR से 80 इक्वल टू आ जाएगा I इंटू 100। तो बच्चे I की वैल्यू कितनी आ गई 0.8 आ गई। बात समझ में आई। फिर कैपेसिटेंस निकालना है तो VC इक्वल टू क्या करेंगे I इंटू XC। VC की वैल्यू हमें पता थी 60, IC निकाल चुके हो, I आ चुका है 0.8, XC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C हो जाएगा। यहाँ से तुम C नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, 40 क्वेश्चन करने के बाद अब C तो कैलकुलेट कर लोगे ना यार, कैलकुलेटर से ही तो करना है, अब उसमें भी हमसे टाइम खराब करवाओगे, है ना। वैसे भी देख रहे हो 44 क्वेश्चन में वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी होगी। फिर उसके बाद क्या है एट रेजोनेंस व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इम्पिडेंस ऑफ अ सीरीज। तो हमें पता है ये पहले क्वेश्चन से कर रहे हो कि जेड मिनिमम की वैल्यू किसके इक्वल होती है कैपिटल आर के इक्वल होती है, कई बार कर चुके हैं। फिर उसके बाद देखो 43 लिखा हुआ है 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर 30 एंड इतना आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सप्लाई दिस कैलकुलेट पीक वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। निकालना क्या है भैया, तो यार यहाँ से क्या करो एक्सएल निकालो, XC निकालो, R दे रखा है, ठीक है। फिर Z का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, और Z जब आ जाए तो I इक्वल टू क्या होता है V नॉट बाई जेड। V नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है तो 300 अपॉन में Z, XL L ओमेगा से निकलेगा, XC निकलेगा 1 अपॉन ओमेगा C से निकलेगा, R हमें दे रखा है। तो इतना करोगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया। 44 देखो लिखा हुआ है 30 माइक्रोफेरेड 0.2 हेनरी 50 ओम, इसको हमने लगाया, E नॉट पता था, इम्पिडेंस निकालना है। तो देखो यार वही क्वेश्चन तो है, XC निकाल लो, XL निकाल लो, फिर यहाँ पे Z इक्वल टू होता है अंडर रूट XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो जब यहाँ से करोगे तो हमारी Z की वैल्यू क्या होगी कैलकुलेट हो जाएगी, और जब Z की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए तो I इक्वल टू क्या होता है V नॉट अपॉन Z। तो यहाँ से हमारी I की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया इतना। तो I की वैल्यू यहाँ से क्या होगी कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर है बच्चे। तो अब देखो इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को बता सकते हो। अब देखो वीडियो खत्म होने के बाद हम तुमसे कह रहे हैं ये काम, बीच में भी कह सकते थे लेकिन हमने कहा पूरी क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, और अगर अपने दोस्तों को बता दोगे तो ये गारंटी है कि उनको कहीं से
बाद में वो गरियाएंगे नहीं तुमको कि हाँ गलत चैनल बता दिया है। इतना यहाँ पे तुम्हें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, हर एक क्वेश्चन मिल रहा है PYQ 20 ईयर्स का, कि तुम्हें प्रैक्टिस बहुत हो रही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है प्रैक्टिस नहीं हो रही, डेली ये मान के चलो एक एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। 31 जैन से पहले पहले आपके फिजिक्स के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।